नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स हैं, खासकर डिफेंस पेंशनर्स, जो न तो एफएमए का लाभ उठाते हैं और न ही ईसीएचएस की सुविधा का फायदा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स भी हैं जिन पर एफएमए लागू है और कुछ पेंशनर्स को एफएमए का एरियर भी मिल रहा है। हाँ, आज मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिसमें पेंशनर को 1,01,180 रुपए का एफएमए का एरियर मिल रहा है। जी हाँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाकर इस बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही कोरोना काल में जो डीडीआर फ्रिज किया गया था, उसका डीबोने बढ़ोतरी पेंशनर को मिला है। जी हाँ, पेंशनर को 85,537 रुपए का भुगतान हुआ है। पेंशन कैलकुलेशन के बारे में भी मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा दोस्तों। साथ ही राज्यसभा में चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जो भारत सरकार से एडिशनल पेंशन और पेंशन अदालत से जुड़ा सवाल पूछा गया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या वह सवाल वाजिब था, किस तरह का सवाल होना चाहिए था, और सरकार ने एडिशनल पेंशन को लेकर जो सामान्य सा जवाब दिया है, उसके बारे में भी आज आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही 65, 70 और 75 साल की आयु में 5%, 10% और 15% की जो बढ़ोतरी का मुद्दा था, वह कहां तक पहुंचा है, इस बारे में भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम इन विषयों पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से हमेशा की तरह एक अनुरोध है। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल से जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्थिति के बारे में जिसमें एफएमए का एरियर 1,51,180 रुपए का मिलता है। इसके लिए एनपीसी को जारी करना पड़ा और सीपीपीसी से स्पर्श के माध्यम से भुगतान होगा। जी हां दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स हैं जो न तो एफएमए का लाभ उठाते हैं, जो हर महीने 1,000 रुपये मिलता है, और न ही ईसीएचएस की सुविधा का उपयोग करते हैं। अगर आप भी उन पेंशनर्स में से हैं, तो आपको बहुत बड़ी गलती हो रही है। अगर आपके ऊपर एफएमए लागू है, तो आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। अगर एफएमए लागू नहीं है, तो आपको ईसीएचएस की सुविधा का लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, एफएमए जो हर महीने 1,000 रुपये मिलता है, अगर आपको उसका एरियर प्राप्त करना है, तो यह कब से मिलता है और किसे मिलता है, इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। मान लीजिए आपने कभी एफएमए का लाभ लिया ही नहीं है और आप हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो अगर आप अब एफएमए के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको कब से एरियर मिलेगा, यह जानना बहुत जरूरी है। आपको इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप सही समय से इसका लाभ उठा सकें। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आए हैं, उसमें एक पत्र शामिल है। इसे देखकर पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एफएमए का एरियर किन्हें मिलेगा और कैसे मिलेगा। दोस्तों, यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीपीपीसी द्वारा जारी किया गया है और यह एफएमए के एरियर से संबंधित है। जी हां दोस्तों, एफएमए का भी एरियर मिलता है। किन पेंशनर्स को एफएमए का एरियर मिलता है, यह आपको इस पत्र से स्पष्ट हो जाएगा। यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी द्वारा भेजा गया है और यह स्पर्श सेल को भेजा गया है। यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट 4 अक्टूबर 2024 का है, जो हाल ही में जारी किया गया है और ज्यादा पुराना नहीं है। इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के तहत एफएमए का जो एरियर 1,01,180 रुपये है, उसे भुगतान करने के लिए सीपीपीसी ने स्पर्श को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया है। यहां पर हमें यह समझना होगा कि आखिर किन पेंशनर्स को एफएमए का एरियर मिलता है। दोस्तों, ध्यान दें कि डी मेडिकल अलाउंस फैमिली पेंशनर्स को मई 2011 तक दिया गया था। इसका मतलब यह कि यह उन पेंशनर्स से संबंधित है जो पहले परिवार पेंशन पर थे। जिन पेंशनर्स को मई 2011 तक एफएमए दिया गया था, लेकिन जून 2011 से उनका एफएमए बंद हो गया था,
उन पेंशनर्स के लिए यह पत्र स्पष्ट करता है, सीपीपीसी ने उन्हें मई 2011 तक एफएमए दिया था, लेकिन यह लेटर यह पुष्टि करता है कि 1 जून 2011 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक उनके एफएमए का भुगतान नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि इसके बाद उनका माइग्रेशन हो गया था। स्पर्श में अब देखिए कि कैलकुलेशन शीट संबंधित मामले के बारे में इस पत्र के साथ संलग्न की गई है। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि एफएमए के एरियर्स को अब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पेंशन अकाउंट का माइग्रेशन स्पर्श में 28 अगस्त 2023 से हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगस्त 2023 तक का एफएमए के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जबकि सितंबर 2023 से लेकर अब तक का एफएमए स्पर्श द्वारा स्वचालित रूप से दिया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स भी हैं जिन पेंशनर्स को कुछ समय तक एफएमए का लाभ मिला, लेकिन बाद में अचानक वह बंद हो गया और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। उनके मामलों में जब पेंशनर्स जागरूक होकर अपने केस आगे भेजते हैं, तो इस तरह से सीपीपीसी को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है। इस पेंशनर के मामले में मई 2011 तक उन्हें एफएमए का भुगतान मिला था, लेकिन जून 2011 से एफएमए बंद हो गया था। अब देखिए, उनकी रिक्वेस्ट के बाद सीपीपीसी ने यह पुष्टि की है कि 1,01,180 रुपये का एरियर उन्हें दिया जाएगा। यह पत्र नॉन पेमेंट ऑफ द एरियर की पुष्टि करता है, क्योंकि पेंशन अकाउंट का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है। तो दोस्तों, अब इन पेंशनर्स को 1,01,180 रुपये का एरियर मिलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एफएमए का एरियर केवल उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगा जिनको पहले एएमए का मिल चुका था। अगर आप अब एएमए का शुरू करवाते हैं तो आपको इसका एरियर नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप 2001 में रिटायर हुए थे और आपने 2001 में एफएमए नहीं लिया था, न ही ईसीएचएस की सुविधा का लाभ लिया था। अगर अब आप एफएमए के लिए आवेदन करते हैं तो आपको एरियर नहीं मिलेगा। आपको केवल अगले महीने से एफएमए का भुगतान शुरू होगा, क्योंकि आप अभी नए ऑप्शन से इसे शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 2001 में रिटायर हुए थे और आपको पहले एफएमए मिलता था, लेकिन किसी वजह से वह बंद हो गया था, फिर बाद में वह शुरू हुआ, तो तब से लेकर अब तक का एरियर आपको मिलेगा। खासकर मैं उन फैमिली पेंशनर्स को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनका ओरिजिनल पेंशनर एफएमए लेता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब फैमिली पेंशन शुरू हुई तो न उन्हें एफएमए मिला और न ही ईसीएचएस की सुविधा। ऐसे पेंशनर्स की संख्या काफी अधिक है और उनके फैमिली पेंशनर्स को अब जागरूक होने की जरूरत है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसद में पेंशन अदालत और एडिशनल पेंशन पर जो सवाल पूछे गए हैं, खासकर 65, 70 और 75 साल की उम्र में 5%, 10% और 15% एडिशनल पेंशन के बारे में, उन पर सरकार का रटा सा जवाब क्या था, यह जानने की बात है। जी हां, सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं कि सरकार को मौका मिल जाता है रटा सा जवाब देने का। चलिए पहले हम डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों, संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें 28 नवंबर 2024 को राज्यसभा में यह सवाल सीधे प्रधानमंत्री जी से पूछा गया था और यह सवाल पेंशनर्स से जुड़े हुए थे जिन्हें इन 3 सांसदों ने पूछा था। देखिए सवाल क्या थे। पहला सवाल था कि 2019 से 2024 तक पेंशन अदालतों में कितने पेंशन से जुड़े समस्याओं का समाधान हुआ। दूसरा सवाल था जो एडिशनल पेंशन से संबंधित था, विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स की पेंशन से जुड़ा हुआ था। अब देखिए जो जवाब दिया गया था वह राज्य मंत्री पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दिया गया जवाब देखिए। जवाब में जो आंकड़ा रखा गया उसके अनुसार 2019 से लेकर 2024 तक पेंशन अदालत में कितनी पेंशन से जुड़ी समस्याएं आईं और कितनों का निपटारा हुआ। अगर आप कुल आंकड़े को देखें तो यह एक बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि पेंशन अदालत में आई समस्याओं में से केवल 69% का ही निपटारा किया जा सका है और लगभग 31% समस्याएं
अभी भी निपटारे का इंतजार कर रही हैं। अभी भी समाधान नहीं होने पर पेंशन अदालत में जाने के बावजूद अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो फिर पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? यही सवाल उठता है। इसके साथ ही एक एडिशनल पेंशन से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया था, जिसका रटा रटा सा जवाब सरकार ने दिया। जवाब में बताया गया कि 80 से 85 साल में 20%, 85 से 90 साल में 30%, 90 से 95 साल में 40%, 95 से 100 साल में 50% और 100 साल से ऊपर होने पर 100% एडिशनल पेंशन की सुविधा मिलती है। सवाल यह उठता है कि ऐसे सवाल आखिर क्यों पूछे जाते हैं? दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि 65, 70 और 75 साल की उम्र में 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा पास किया गया था। जी हां, और इसके संबंध में लेटर भी जारी किए गए थे। चलिए, मैं वह लेटर आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का यह लेटर है जो कि एडिशनल पेंशन से जुड़ा हुआ है और यह कई महत्वपूर्ण विभागों को भेजा गया था, जिसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट भी शामिल है। यानी इसी के तहत पीसीडीए आता है। यानी कि पीसीडीए से भी कुछ दस्तावेज पेंशन मंत्रालय ने मांगे थे और यह दस्तावेज 65, 70 और 75 साल की उम्र में एडिशनल पेंशन को बढ़ाने के मुद्दे से संबंधित थे। जी हां, आगे आप लेटर में देखेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, पूरा जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 110वीं रिपोर्ट है, उसमें यह पारित हो चुका था कि 65, 70 और 75 साल में 5%, 10% और 15% पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। तो इसके लिए पेंशन मंत्रालय ने इन विभागों से कौन कौन से दस्तावेज और डाटा मांगे थे, आप यहां पर दूसरे नंबर के पैराग्राफ में देख सकते हैं, जहां पर पेंशन मंत्रालय ने दस्तावेज की मांग की है। इन संदर्भ में यह विभाग वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता महसूस कर रहा है। यानी कि जो वित्तीय बोझ या खर्चा होगा, उसका आंकलन करने के लिए नीचे दिए गए आंकड़े मांगे गए थे। और वो आंकड़े कौन से थे? 2021 के दिसंबर महीने में डीए के साथ और बिना डीआर के पेंशन का कितना भुगतान हुआ और डीआर लागू करके पेंशन का कितना भुगतान किया गया, यह आंकड़ा मांगा गया था। यह आंकड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। 65 से 70 साल उम्र वाले पेंशनर्स का भी आंकड़ा मांगा गया। 70 से 75 साल उम्र वाले पेंशनर्स का भी आंकड़ा अलग से मांगा गया और 75 से 88 साल उम्र वाले पेंशनर्स का भी आंकड़ा अलग से मांगा गया। यानी कि इस श्रेणी में जो 5%, 10% और 15% पेंशन की बढ़ोतरी होनी थी, उसे लेकर यह प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि इसके आगे 80 से लेकर 100 साल की उम्र में पहले से ही 20% से लेकर 100% तक एडिशनल पेंशन लागू है, लेकिन यह अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। तो 65 से लेकर 75 साल तक के जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए यह बढ़ोतरी लागू नहीं थी। इसीलिए इन आंकड़ों को पहले ही मांगा गया था और ये आंकड़े तैयार करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में भेजे भी गए थे। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इसे पेंडिंग कर दिया, क्योंकि खर्चा अधिक होने का बहाना बना दिया गया। तो देखिए दोस्तों, यहां तक तो प्रक्रिया पहुंच चुकी थी और अब जो संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, वो इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। वो सवाल कहीं न कहीं इस आंकड़े को लेकर पूछा जाना चाहिए कि 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी, जिसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया था और जिस पर पेंशन मंत्रालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी, उस पर अब क्या स्थिति है? यह सवाल सांसदों से पूछा जाना चाहिए। हमें संसद में जो भी विपक्षी या सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, उनसे आग्रह करना चाहिए कि यदि सवाल पेंशनर्स से जुड़े हुए एडिशनल पेंशन से संबंधित पूछने हैं, तो यह मुद्दा उठाएं, न कि केवल 80 साल से ऊपर वालों का ही मुद्दा। चलिए, अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना काल का फ्रिज डीए, यानी कि 21%, 24% और 28% का एरियर आया 85,045 पेंशनर के खाते में। क्या आपने चेक किया?
दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन पेंशनर्स की जो कोरोना के समय में रिटायर हुए हैं, यानी कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक, 2021 तक के बीच में। इसको लेकर के बहुत बारी जानकारी भी मैं दे चुका हूं। आपको कई स्रोतों से यह जानकारी मिल रही होगी कि जो ग्रेच्युटी बढ़ोतरी के बाद पीपीओ जनरेट हुए हैं, वो तकनीकी गलती की वजह से हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी तकनीकी गलती नहीं हुई है। जो पेंशनर्स जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर हुए हैं, उनके ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होकर जो पीपीओ जनरेट हुए हैं, और अगर वह पैसा उन्हें नहीं मिला है, तो इसके बारे में आपको सही जानकारी होना चाहिए। तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपका ग्रेच्युटी कैलकुलेशन उस समय के डीए के हिसाब से होना था जब आप रिटायर हुए थे। भले ही उसका एरियर पेंशनर्स या कर्मचारियों को नहीं दिया गया हो, लेकिन ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा आपको उसी हिसाब से मिलना था। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक पेंशन स्लिप और सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस का संदर्भ दिखाता हूं। अब समझते हैं दोस्तों, ये एक ग्रीवेंस का स्टेटस है जो कोरोना काल में फ्रिज किए गए डीए बढ़ोतरी के हिसाब से ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर ने डाला था। आप देख सकते हैं, आप इस ग्रीवेंस को नोट करके भी रख सकते हैं, और अगर आप भी कोरोना काल के दौरान रिटायर हुए हैं तो आप भी इसी तरीके से ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो इस ग्रीवेंस के जवाब में जो पेंशनर को मिला, वह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नीचे जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है कि ग्रेच्युटी डीआर रेट रिवीजन एरियर 51,537 रुपये पहले ही 30 नवंबर 2021 को बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है, साथ ही नवंबर 2021 की मासिक पेंशन भी। इसका मतलब यह है कि जो ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी पेंशनर को लागू हुई थी, उसमें से कई पेंशनर्स को भुगतान मिल चुका है। बिल्कुल सही, यह जो जवाब है उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट के हिसाब से डीए के बढ़े हुए रेट के साथ पीपीओ जारी किए गए हैं, और यह किसी तकनीकी समस्या के कारण नहीं हुआ है। दरअसल पेंशनरों को कोरोना काल में बढ़े हुए डीए के रेट के आधार पर ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट की बढ़ोतरी लागू हुई थी, और उसी कारण से पीपीओ जनरेट किए गए हैं। इसलिए उन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो यह दावा करते हैं कि ये पीपीओ तकनीकी समस्या के कारण निकले हैं। आपने सही कहा, यह दिखाने के लिए पेंशन स्लिप का उदाहरण बहुत प्रभावी है। नवंबर 2021 का पेंशन स्लिप यह स्पष्ट करता है कि ग्रेच्युटी एरियर 15,537 रुपये का भुगतान पेंशनर को उनकी पेंशन के साथ किया गया था। इसलिए यह कहना कि पीपीओ तकनीकी गलती से जनरेट हुए थे, गलत है। असल में यह पेंशनरों का अधिकार था और वे उन्हें सही तरीके से मिल रहे थे। अगर आप जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच रिटायर हुए थे, तो आपको 21% के हिसाब से ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट का भुगतान मिलना था। इसी प्रकार जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के बीच रिटायर हुए थे, तो आपको 21% के हिसाब से ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट का भुगतान मिलना था। 2020 तक रिटायर हुए पेंशनरों को भी यह बढ़ी हुई राशि मिलनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, जो पेंशनर कोरोना काल में रिटायर हुए हैं, उन्हें भी ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट का सही भुगतान मिलना चाहिए था। यदि आपको जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रिटायरमेंट के बाद सही प्रतिशत के हिसाब से भुगतान नहीं मिला, तो आपको इसके लिए ग्रीवेंस दायर करना चाहिए। जैसे इन पेंशनरों ने सही प्रक्रिया अपनाकर अपना हक हासिल किया, वैसे ही आप भी अपने हक का दावा कर सकते हैं। यह आपका जायज अधिकार है, और ग्रीवेंस दायर करने से आपको वह राशि मिल सकती है जो आपको कोरोना के दौरान रिटायर होने पर मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल सही दोस्तों, आपको यह हक मिलना चाहिए और इसके लिए आपको सही कदम उठाने होंगे। ये कोई तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि आपके हक की बात है। ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट का भुगतान बढ़े हुए डीए के हिसाब से होना चाहिए था, और यह आपको मिलना जरूरी है। अगर आपको अभी तक यह भुगतान नहीं मिला है, तो आपको ग्रीवेंस दायर करना चाहिए। आपकी जानकारी को सही तरीके से शेयर करने के लिए धन्यवाद। आगे किसी और जानकारी के लिए हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।